सबसे पहले आप सबको शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। हम लोग इतिहास की कक्षा में हैं और इतिहास में हम लोग जिस बिंदु को देख रहे थे, वहाँ से बंद कर दो, वो था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में पिछले दिन मेरे द्वारा ये कहा गया था कि पूर्व मध्यकाल हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद 47 पे 1206 तक के 3 भागों में सबसे पहला भाग है हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघ। आप लोगों ने पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट को पढ़ा। इसी क्रम में कई छोटे वंशों को भी देखा, विशेषकर काची का पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य। इस क्रम में 2 भाग का अध्ययन और करना है। एक है अरब अफगान आगमन, आक्रमण कहिए, आगमन, काम की स्थापना। और दूसरा भाग पढ़ना है थोड़ा सा राजपूत। हालांकि राजपूत राज्य का एक भाग हम लोग जर प्रतिहार पढ़ चुके, और सब भागों को जब आप तुर्की आक्रमण पढ़िएगा, चौहान को पढ़ लीजिएगा। चौहान में क्या चौहान है, चौहान के संस्थापक, चौहान की राजधानी यही जानना है। करी में फिर चंदेल है, चंदेल में 4 ही बात तो जानना है। चंदेल की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो और महोबा। संस्थापक थे नन्नुक, और सबसे विशिष्ट उपलब्धियों में खजुराहो का मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर है। बर्मन वंश का महत्व के अलावा तो कुछ जानना है। अब हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। एक भाग का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 2 भाग का अध्ययन करेंगे और दोनों भाग को समाप्त करेंगे। भाग क्या है? तो विदेशी आक्रमण, अरब, तुर्क, अफगान को देखेंगे। बात करते हैं, देखेंगे। पूर्व मध्यकाल में 3 विदेशी आक्रमण हुए। एक पहला है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण है आक्रमण तुर्क आक्रमण। इसके 2 भाग हैं। आक्रमण के 2 भाग हैं। एक गजनी का गौरी। आक्रमण के 2 भाग हैं। एक है गजनी और दूसरा है गौरी। और तीसरा भाग है अफगान। भाग क्या है? अफगान। मतलब एक महत्वपूर्ण भाग कौन है? एक महत्वपूर्ण भाग है हमारा अरब आक्रमण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? अरब आक्रमण को पढ़ेंगे। ठीक है, अरब आक्रमण में किस? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712
समय सिंध का शासक कौन था? समय सिंध का शासक था दाहिर। और इस युद्ध को क्या कहा गया इतिहास में? रावण का युद्ध, रावण। यही 4 बातें इसमें सबसे पहले जाननी है, तो पहले लिखिए। विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले, विदेशी आक्रमण में सबसे पहले विदेशी आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सिंध के शासक, सिंध के शासक, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया, दाहिर को पराजित किया। अंडरलाइन कर लो 712। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सिंध का शासक, सिंध का शासक। यही 4 बातें आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना। फिर इसी क्रम में अब इस युद्ध को क्या कहा गया? इस युद्ध को कहा गया रावण का युद्ध। लिखेंगे इतिहास में इसे रावण का युद्ध कहते हैं, इतिहास में इसे रावण का युद्ध कहते हैं, इतिहास में इसे रावण का युद्ध कहते हैं। और ये जो पार्ट्स है यही सिंध का क्षेत्र है। यहाँ देखिए काबुल घाटी है जहाँ हिंदू शाही डिनेस्टी रहा करता था, और ये सिंध का क्षेत्र जहाँ दाहिर का शासन था। तो एक बात और लिख लेना है, अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? अरब आक्रमण का उद्देश्य था धन कमाना, धन अर्जित करना, धन को लूटना। लिख देंगे, ध्यान में रखें, अरब आक्रमण का उद्देश्य, अरब आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था, धन लूटना था। धन लूटना था। क्या लूटना था? धन लूटना। अब लिखिए, लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि सिंध में अरबों का इतिहास की जानकारी, सिंध में अरबों के इतिहास की जानकारी, सिंध में अरबों की जानकारी सचनामा से मिलता है। सचनामा, सचनामा से मिलता है जिसे कुफरी ने लिखा था। सचनामा से मिलता है जिसे कुफरी ने लिखा था। सचनामा से मिलता है जिसे कुफरी ने लिखा था, जिसे कुफरी ने लिखा था। ठीक है, कुफरी ने लिखा था। किसने लिखा था? कुफरी। ये है अरब आक्रमण के विषय में प्रारंभिक जानकारी। इतनी तो रहनी ही चाहिए। अब क्या है? अब है ये अरबी आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम थे, वो हिंदुओं को जिम्मी कहता था, और सबसे पहला वही था जिसने जजिया वसूला, जजिया इंट्रोड्यूस किया। कालांतर में हालांकि जजिया से ब्राह्मण, कन्या, वृद्ध इत्यादि को मुक्त रखा था, लेकिन कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का सबसे प्रतिभाशाली शासक था, ने
जजिया को समाप्त कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पुनः न केवल न केवल जजिया लगाया बल्कि जजिया का विस्तार भी किया। और विस्तार कहाँ किया? तो ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया। फिर अकबर के काल में जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब के काल में पुनः जजिया इंट्रोड्यूस हुआ। फिर अंततः जजिया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में समाप्त कर दिया। यही पूरा जजिया का क्या है? तथ्यात्मक जानकारी है, जिसको यहीं पर लिख लेंगे। फिर तो जैसे जैसे जो चैप्टर चलता है उस तरह से उसको आप पढ़ते ही लिखिएगा। याद रखें, मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखें, मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया को लागू किया था। क्षेत्र में जजिया को लागू किया। सिंध क्षेत्र में जजिया को लागू किया था। जहां उसका शासन रहेगा वहीं ना लागू करेगा। सिंध क्षेत्र में जजिया को लागू किया। सिंध क्षेत्र में जजिया को लागू किया। ठीक है। आप चेंज नोट, सबसे पहला नोट लिखिए। सबसे पहला नोट लिखेंगे, पहले लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने, लाल कलम से नोट लिखिएगा, लाल कलम। मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया को समाप्त किया। 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 एक है। फिरोज शाह तुगलक ने एमबीटी क्या आया? फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। मुगल बादशाह अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह किसने? अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। फिर लिखिए, औरंगजेब ने पुनः जजिया को लागू किया। औरंगजेब ने पुनः औरंगजेब ने पुनः जजिया को लागू किया। जजिया को लागू किया। जजिया को लागू किया। ठीक है। अंततः नेक्स्ट पॉइंट, अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को समाप्त कर दिया।
अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को समाप्त कर दिया। अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को समाप्त कर दिया। ठीक है, अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को समाप्त कर दिया। लाइन कर दो, खत्म। अब दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि जजिया क्या है? क्या क्या है? जजिया एक विभेदकारी धार्मिक कर था। विभेदकारी मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता था, कौन किस धर्म का संबंध रखता है। जजिया नोट, जजिया एक विभेदकारी धार्मिक कर था। विभेदकारी, जजिया विभेदकारी, विभेदकारी धार्मिक कर था। कर था, जजिया देते थे उसे जिमी कहते थे, और जो जजिया देते थे जिमी नाम से जानते थे, कहते थे। तो जजिया देते थे उसे जिमी कहते थे, जिमी कहा जाता था। क्या कहते थे? जिमी। क्या जजिया देते थे उसे क्या कहते थे? जिमी कहते थे। यही का इतिहास है। किनका? बिन कासिम के विषय में इतनी बात आपको याद करके रख लेनी है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी अरब आक्रमण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अरब आक्रमण का लाभ क्या मिला? तो अरब आक्रमण का लाभ भारतीयों को ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान से भी दोनों परस्पर लाभान्वित हुए। लिख देंगे परस्पर। अरब आक्रमण का लाभ परस्पर ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र ठीक है। चलिए, अरब के बाद क्या आता है? अरब के बाद आता है गजनबी। अरब के बाद आता है गजनबी। अरब के बाद आता है गजनबी। ठीक है, अरब के बाद क्या आता है? गजनबी। अब गजनबी वंश लिखिए। बताए थे ना कि देशी आक्रमण में तीन, एक अरब का गजनी और तीसरा अफगान। गजनी के दो भाग, एक है मोहम्मद गजनी और दूसरा है मोहम्मद गौरी। वाले गजनबी लिखिए। गजनबी वंश, गजनबी वंश क्या क्या तुर्कों का वंश था। या तुर्कों का वंश था। एक जनजाति थी जिसका बाद में इस्लामीकरण हुआ था। क्या थी? एक जनजाति थी जिसका इस्लामीकरण हुआ। इस समय इस्लामीकरण हुआ तो ये सैन्य जनजाति थी, तब हारे पर युद्ध का काम करती थी। उस समय तो इस्लामीकरण हुआ, साथ के साथ उसने कि धन मिलता था, युद्ध करता था तो क्या मिलता था? धन मिलता था। और भारत में भी तो आक्रमण का उद्देश्य था। भारत को उस समय सोने क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था कि भारत में सोने चांदी काफी हैं, और इस कारण से देशी आक्रमण भी हुआ। तो लिखेंगे, क्या लिखे हैं? गजनी वंश या तुर्की क्या है, या तुर्कों का वंश था। इस क्रम में दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे। इस कड़ी में दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे। एक मोहम्मद
गजनी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी। और दूसरा मोहम्मद गौड़ी, मोहम्मद गौड़ी। ठीक है, अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि लेने वाला, सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक, पहला शासक था। हम लोग कहाँ पे थे? गजनी, गजनी में थे हम। और महमूद गजनी के विषय में बता रहे थे कि सुल्तान की उपाधि लेने वाला वह प्रथम सुल्तान था, प्रथम शासक था। यहाँ तक लिख लिए थे ना? आगे लिखिएगा। भारत में, भारत में गजनी के आक्रमण का, गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था, धन को लूटना था। धन को लूटना था, धन को लूटना था। गजनी को बुत सिकन भी कहा गया, गजनी को बुत सिकन भी कहा गया। सिकन का मतलब क्या होता है? किसी को तोड़ने वाला। गजनी को बुत सिकन भी कहा गया। बुत सिकन का अर्थ होता है किसी को तोड़ने वाला। ठीक है, बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। मूर्ति को तोड़ने वाला। नेक्स्ट, हो गया। अब आइए, इसी कड़ी में महमूद गजनी का पहला आक्रमण कब हुआ, कहाँ हुआ, महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन से लिखेंगे इस कड़ी में। महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का कई आक्रमण उल्लेखनीय है, जैसे कई आक्रमण उल्लेखनीय है, जैसे जैसे 1000 ईसा पूर्व में, सॉरी 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल के साथ, 1000 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल के साथ, पंजाब के शासक जयपाल के साथ 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में नगरपाल के शासक, नगरपाल पे आक्रमण किया। नगरपाल नहीं, नगरकोट पे आक्रमण किया। नगरकोट पे आक्रमण किया। कब? आज भी नगरकोट हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण जगह में से है। 1015
1015 में 1015 में मुख्य मुख्य लिखेंगे। 1015 में कश्मीर के शासक संग्राम राज पे आक्रमण किया। संग्राम राज पर आक्रमण किया। संग्राम राज, और संग्राम राज में लिखा हुआ है कि अपने स्रोत में कि उसने गजनी को पराजित भी किया, लेकिन संग्राम राज के साथ युद्ध कब? 1015 में। 1019 में मथुरा पे आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण किया। 1019 में मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पे आक्रमण किया। समय वहां का शासक राज्यपाल था। उस समय वहां का शासक राज्यपाल था। उस समय वहां का शासक राज्यपाल था। ठीक है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण दो, एक 1025-26 में सोमनाथ पर लिखेंगे। 1025-26 में सोमनाथ पर, सोमनाथ पे आक्रमण। सोमनाथ पे आक्रमण। कुलराज या भीमा द्वितीय, कुलराज या भीमा द्वितीय वहां का शासक था। 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 कहाँ का? ठीक है। तो और 1027 में लास्ट लिखेंगे। 1027 में जाटों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ आक्रमण, जाटों के खिलाफ आक्रमण। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। है नोट, नोट लिख देंगे। मोहम्मद गजनी के खिलाफ हिंदुशाही वंश के, मोहम्मद गजनी के खिलाफ हिंदुशाही वंश के, हिंदुशाही वंश के जयपाल ने, जयपाल ने कौन गठबंधन बनाया? इंडिया गठबंधन की, इंडी गठबंधन मतलब गठबंधन बनाया। गठबंधन बनाया अपने शासकों का। जयपाल ने महमूद के खिलाफ एक गठबंधन बनाया, लेकिन फिर भी गठबंधन हार गया। लेकिन फिर भी गठबंधन हार गया। लेकिन फिर भी गठबंधन हार गया। इस डायनेस्टी ने महमूद गजनवी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया था। और किसके नेतृत्व में बनाया? क्या किस पर मारिएगा? हिंदुशाही वंश और जयपाल। हिंदुशाही वंश और खेल लो, अभी नहीं याद रहेगा, जानती ही हो। 4 बार 5 बार पढ़ोगी नहीं, उसको रगड़ोगी नहीं, तब तक याद नहीं रहेगा। लेकिन महमूद गजनी का शासनकाल याद रखिए, सब लिख लिए हैं। महमूद गजनी का शासनकाल
महमूद गजनी का शासनकाल हम इस रूप में भी देखते हैं कि उसने अपने साथ कई सांस्कृतिक व्यक्तित्व को लाया, जैसे फिरदौसी, मुझे लिखवाते हैं, अल-बरूनी, कुतुबी, बैहाकी, और इस सब की रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण। जैसे फिरदौसी की रचना थी शाहनामा, जैसे फिरदौसी की रचना थी शाहनामा, फिरदौसी की रचना एक। अल-बरूनी की रचना थी, अल-बरूनी पहला मुसलमान था जिसने कुरान पढ़ा था, और अल-बरूनी की रचना का नाम था तहकीकात हिंद। तहकीकात मतलब होता है जांच परख करना, हिंद के विषय में, हिंदुस्तान के विषय में। और तीसरी थी उतबी, उतबी ने तारीखे यामनी लिखा था, उतबी ने तारीखे यामनी लिखा था। और इसी क्रम में एक बैहाकी को भी याद रखिएगा। इसी कड़ी में बैहाकी को भी याद रखिएगा। बैहाकी ने गजनी से पहले, गजनी का मोहम्मद गजनी से पहले गजनी का सुल्तान था, गजनी अफगानिस्तान में था। गजनी से, मोहम्मद गजनी से पहले गजनी का सुल्तान कौन था? सुबुक्तगीन। और उसी सुबुक्तगीन पर उन्होंने एक किताब लिखा था, तारीखे सुबुक्तगीन। किसने? बैहाकी ने। और ये चारों किताब आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही सबसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नगर कोट पे आक्रमण, मुल्तान पे आक्रमण, ये सब कॉपी भरने के लिए है कि नहीं? सब लिया छोड़ देंगे तो फिर लिखिएगा क्या? चलिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है, तो लिखेंगे। महमूद गजनवी अपने साथ शाहनामा के लेखक फिरदौसी, 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 यही है, महमूद के दरबार में थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। दूसरा, अल-बरूनी, तहकीकात हिंद के लेखक, तहकीके हिंद के लेखक, तहकीके हिंद के लेखक, तहकीके हिंद के लेखक, तहकीके हिंद के लेखक अल-बरूनी। तारीखे यामनी के लेखक, तारीखे यामनी के लेखक, तारीखे यामनी के लेखक कुतुबी। कुतुबी ने कौन सी किताब लिखी थी? तारीख ए यामनी। तारीखे यामनी के लेखक कुतुबी। और बैहाकी के लेखक, सॉरी, तारीखे सुबुक्तगीन के लेखक, और तारीखे सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी, और तारीखे सुबुक्तगीन, तारीखे सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी, तारीखे सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी उसके साथ भारत आए थे। चार किताब याद करके रखना है। कौन सी चार किताब? पहली शाहनामा, किसने लिखा शाहनामा? शाहनामा। दूसरी है किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद, किसने? अल-बरूनी। और तीसरा
उतबी तारीख यामनी, और चौथा तारीख सुबुद्दीन बेहाकी। इस चारों किताब को अच्छे से याद करके रख लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। नोट, अल-बरूनी पहला मुसलमान था। नोट, अल-बरूनी पहला मुसलमान था। अल-बरूनी पहला मुसलमान था। अल-बरूनी पहला मुसलमान था जिसने कुरान का अध्ययन किया। जिसने कुरान का अध्ययन किया। जिसने कुरान का अध्ययन किया। ठीक है, कुरान का अध्ययन किया। इन्हीं शब्दों के साथ गजनी का इतिहास क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब गजनी के बाद कौन आते हैं? गजनी के बाद आते हैं गौरी। तो मोहम्मद गौरी आइए। ये मोहम्मद गौरी। तुर्क का आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क के आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क के आक्रमण का दूसरा चरण मोहम्मद गौरी ने शुरू किया। मोहम्मद गौरी ने शुरू किया। मोहम्मद गौरी ने शुरू किया, जिसने भारत पे 17 आक्रमण किए और जिसने भारत पे 17 आक्रमण किए थे। जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। आक्रमण किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो भी बड़ा वायरल रहता है। एक बार जब वो अफगानिस्तान गए तो वहाँ के शासकों को कहा कि हम गजनी घूमना चाहते। उसने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। अब वहाँ का शासक सब परेशान, वाजपेयी जी गजनी में क्या देखेंगे, वहाँ होटल भी नहीं है रहने का जो उनको रखा जा सके। अंत में कहा गया कि भाई वहाँ आपके लिए स्थान नहीं। कहा कि जनाब, तो बचपन से सुनते हैं गजनी गजनी गजनी, भारतीय इतिहास की धारा परिवर्तित है गजनी क्षेत्र का, और गजनी में इतना भी विकास नहीं हुआ कि एक होटल रह सके। गजनी ऐसा क्षेत्र है, क्या कि नहीं? ऐसे भी अफगानिस्तान का ज़्यादा विकास ट्राइबल युद्ध की पृष्ठभूमि में नहीं हो पाया। तो वहाँ नेशन की जगह ट्राइब्स के प्रति ज़्यादा आस्था, अपनी जनजाति के प्रति ज़्यादा आस्था। हम लोग क्या भी देखते नहीं हो कि नेशन बिल्डिंग अप्रोच की जगह कास्ट बिल्डिंग अप्रोच, अपने कास्ट के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशन को कमज़ोर करता है। इसके लिए रिलीजन और कास्ट ठीक है, ये सब तो सामाजिक ये सब तो सामाजिक परंपरा के लिए होनी चाहिए। जाति धर्म इसके लिए है, समाज के लिए। अपनी सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाओ, तो सामाजिक विश्वास धार्मिक विश्वास है उसके लिए। लेकिन देश पहले होनी चाहिए, राष्ट्र पहले है, तभी जाति और धर्म है। यदि हम गुलाम रहे हैं, हम यदि विभाजित रहे हैं, हम यदि बिखर गए, उसके पीछे का कारण भी यही रहा। हम संकीर्ण दृष्टिकोण से विपरीत रहे। कहानी भी आज मैंने बच्चों को सुबह के सत्र में सुनाया। एक बिहारी था, एक बंगाली था। बिहारी थोड़ा सा तेज था, लेकिन बिहारी परिवार में बड़ा एकता था, लेकिन गरीबी थी। ताकि विदेश जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, वहीं जाके कमाएंगे। चलते चलते गर्मी का समय एक पेड़ के नीचे रह के परिवार रहने लगा। 1-2 दिन रहा। परिवार का मुखिया जो कहता था, सब बेटा पुतो सब बेटी सब लोग उसकी बात को सुनता था। एक भूतवा रहता था ऊपर में। भूत परेशान, जहाँ मनुष्य रहेगा वहाँ भूत नहीं रहेगा। भूत परेशान, ये तो
चित्र है। नीचे उतरा, कहा कि क्या कष्ट है तुमको, लोग यहाँ आकर के हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। कहा कि तुमको क्या दिक्कत है, हम यहाँ अपनी जगह रह रहे हैं, तुम अपनी जगह है। कहा नहीं, हमको मनुष्य से जो है स्वाभाविक है कि मनुष्य से हम दूर हैं, अब उस योनि में नहीं है तो मनुष्य से दूर हैं, यहाँ से चले जाओ। तो प्रदेश जा रहे हो तो प्रदेश क्यों जा रहे हो, कमाने, मैं यहीं पर तुमको सोना चांदी दे देता। बैलगाड़ी में सोना चांदी भर के दे दिया और सब पूरा खानदान, जहाँ एकता थी तो वापस आ गया खुशी। उसके बगल में जो बगलिया था काली महोदय, उसको लगा कि अरे अब जो है अमीर हो गया। तो फिर पूछा कि तुम्हारे अमीरी का राज क्या है। फिर पूरा वृतांत बता दिया कि ऐसे ऐसे जा रहे थे और भूत का एक ठो वृक्ष था, वहीं पर हम लोग आवास बनाए और ऐसे ऐसे जो है वो हमको बहुत आग्रह किया, लेकिन हम आग्रह नहीं मान रहे थे तो कहा हमको लोभ दिया। फिर हम सोचे कि प्रदेश जा ही रहे कमाने, इससे अच्छा यही दे ही रहा है तो वापस चलते हैं। कभी रातों रात ताला उला बंद करके सब खानदान को लेकर के चल दिया। लेकिन इसके खानदान में अनेकता थी, अनेकता जो थी सो जैसे गया तो कहता था चाय लाओ, कोई चाय नहीं लाता था इसका, पूरा परिवार विखंडित था। भुतवा आया फिर, कहा कि तुम लोग यहाँ से कब तक बढ़ोगे आगे। कहा कि नहीं अब यही रहेंगे, क्योंकि तो बगलिया को पता था कि देगा सोना चांदी देगा। कहा नहीं अब हम यहीं रहेंगे। कहा क्या कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, कल तक का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो सबका खून पी जाएंगे। मंगलिया डर गया, मंगलिया डर गया। कल तक क्या, तुरंत तक्षण अपना सामान वामान समेटा वापस आ गया। अरे तो भुतवा बहुत बदमाश था, तो बच गया हम लोग का जान। तो आशा है कि समझ गए होगे इस कहानी का निस्सार क्या है, कि जहाँ एकता थी वहाँ उसको क्या दिया, धन संपत्ति देकर विदा किया, और जहाँ अनेकता थी का खून पीने के लिए भुतवा तैयार हो गया। इसलिए इन सब चीज़ों से हमेशा क्या है, ऊपर उठना चाहिए। आगे चलिए, मूल बिंदु पे आ जाइए, भुतवा की कहानी से बाहर आ जाए। हम लोग यहाँ पर थे गौड़ी में, गौड़ी गजनी का ही था, गजनी क्षेत्र का ही शासक था, नेक्स्ट जनरेशन का शासक था। 17 आक्रमण किया, कई में पराजित हुआ, गुजरात में पराजित हुआ, तराइन के युद्ध में पराजित हुआ। प्रथम युद्ध में गौड़ी पराजित हो गया था, गुजरात में पराजित हो गया था भीमा से, तो लेकिन फिर भी हार नहीं माना और अंततः भारत में दूसरा तराइन के युद्ध जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया, राय पिथौरा को, तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी और जिसकी पुष्टि चंदावर का युद्ध और आगे चल के हो गया। 1206 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसी के द्वारा विस्तारित साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया नहीं। और पहला वंश जो गुलाम वंश था उसकी नींव रखी, दिल्ली सल्तनत की नींव ही रखी। तो मैं उसके दो दास थे, एक था बख्तियार खिलजी और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी, जितने विश्वविद्यालय और केंद्र थे सबको क्षतिग्रस्त किया। पिछले दिन आप पढ़े भी, खैर। और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका इतिहास अब शुरू होगा। लिखिए कहाँ तक लिखे हैं, हाँ 17 आक्रमण, आगे लिखे इसी कड़ी में। इन आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और साम्राज्य की स्थापना करना था। इस्लाम का प्रसार, इस्लाम का प्रसार और साम्राज्य की स्थापना करना था। इस्लाम का प्रसार और साम्राज्य की स्थापना करना था। क्या था इस्लाम का,
और साम्राज्य की स्थापना करना था। अति महत्वपूर्ण है कि 17 आक्रमण की कड़ी में 17 आक्रमण की कड़ी में निम्नलिखित आक्रमण उल्लेखनीय थे। पहला, 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान और सिंध को जीता। सबसे पहले मुल्तान और सिंध को जीता एवं गोमल दर्रा पास कर भारत आया। मुल्तान और सिंध को जीता, मुल्तान और सिंध को जीता। तो पहला कौन सा था? मुल्तान आक्रमण। मुल्तान और सिंध को जीता और गोमल दर्रा पार कर भारत आया। गोमल दर्रा पार कर भारत आया। गोमल दर्रा पार कर भारत आया। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पे आक्रमण किया। और सोलंकी शासक भीमा द्वितीय ने सोलंकी शासक भीमा द्वितीय ने माउंट आबू के पास उसे पराजित किया। तो याद रखिएगा। क्या पराजित किया? यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जहां गौरी हार गया था। किससे? भीमा द्वितीय से। कौन सा शासक था? चालुक्य शासक। ध्यान रखिएगा, गुजरात का शासक। 1190 में लिखेंगे, 1190 ईस्वी तक पेशावर और लाहौर को जीत लिया। पेशावर और लाहौर को जीत लिया। इसी कड़ी में गौरी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरे युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध अति महत्वपूर्ण। है अति महत्वपूर्ण। अगर आप चेंज करके लिखिएगा, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 के तराइन के पहले युद्ध में 1191 के तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय
पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथोरा या राय पिथोरा या राय पिथोरा, पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथोरा ने गौड़ी को पराजित किया। गौड़ी को पराजित किया और इसी कड़ी में गौड़ी को पराजित किया और इसी कड़ी में चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो, और इसी कड़ी में चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। जयानक ने क्या लिखा? पृथ्वीराज विजय लिखा। ठीक है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। किसने? जयानक ने। चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो। अब लिखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जहां गौड़ी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। जहां गौड़ी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। और मुस्लिम शासन के मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है, प्रशस्त किया। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं कि गौड़ी ने 1194 में गौड़ी ने 1194 में कहदवाल शासक चंदावर को कहदवाल शासक किसको? कहदवाल शासक चंदावर को, कहदवाल शासक जयचंद को, चंदावर के युद्ध में पराजित कर, कहदवाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित कर
चंदावर के युद्ध में पराजित कर तुर्की शासन की नींव उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव उत्तर भारत में रखी। ठीक है, उत्तर भारत में रखी। ये पूरा गौड़ी का इतिहास है। देखेंगे कालांतर में 1206 में, कालांतर में 1206 में 1206 में मोहम्मद गौरी की खोखरों के साथ भिड़ंत हुई, खोखरों के साथ युद्ध हुआ। पर तेरा जाति था, खोखरों के साथ युद्ध, खोखरों के साथ युद्ध हुआ। क्या युद्ध हुआ। कालांतर में गौड़ी का दास ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौड़ी के दास ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत में, ऐसे लिख दो, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखी। गुलाम वंश या दास वंश की नींव रखी। बस ये आपका विदेशी आक्रमण का जो एक भाग था, उसमें 3 महत्वपूर्ण, एक कौन, मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा मोहम्मद गजनी और तीसरा मोहम्मद गौड़ी। इस तीनों के इतिहास के विषय में इतनी जानकारी कम से कम रहनी ही चाहिए। और याद रखिए, मोहम्मद गौड़ी के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति थी, आर्टिफैक्ट है, लिख दो। मोहम्मद गौड़ी के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति। ठीक है, यह भी लिख दीजिएगा नोट में। मोहम्मद गौड़ी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौड़ी का सेनापति, अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार, 1197 ईस्वी में बिहार और 1202 में बंगाल पे अधिकार कर लिया। और 1202 में बंगाल पर अधिकार कर लिया। पूर्व में बताए भी थे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पर आक्रमण किया, उसे नष्ट किया। ऑलरेडी आपके जानकारी में है कि कौन सा तुर्की सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो किसने किया? बख्तियार खिलजी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 4-5 बार पूछे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट में लिख ही डालो, भूलेंगे नहीं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को
नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किसने नष्ट किया? बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, ये पार्ट आपका थैंक यू की श्रेणी में आ गया, धन्यवाद। अब आइए इसका पार्ट 3, और वो छोटा सा पार्ट है पार्ट 3। थे ना कि हर्ष के मृत्यु के बाद पूर्व मध्यकाल के 3 भाग थे। पूर्व मध्यकाल के कितने भाग थे? 3। एक था क्या, कन्नौज के बाद का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के बाद का पक्षीय संघर्ष, और छोटे छोटे वंश एवं छोटे छोटे वंश के छोटे छोटे वंश की उपलब्धियां पढ़े, पूरी वंश की उपलब्धियां पढ़ा। क्या पढ़ा? विदेशी आक्रमण पढ़ा। विदेशी आक्रमण में 3, अरब एम्बी के मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। अफगान तो उसके बाद है। और तीसरा है छोटे छोटे राजपूत राज्य। राजपूत राज्य तो अब हम लोग राजपूत राज्य को देखेंगे। छोटा सा है, 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे राजपूत राज। राजपूत राज्य कदवरदाई के पृथ्वीराज रासों में, कदवरदाई के पृथ्वीराज रासों ने, कदवरदाई के पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड की व्याख्या की गई है। अग्निकुंड की व्याख्या की गई है, और जिसका संबंध राजपूत की उत्पत्ति से, और जिसका संबंध राजपूतों की उत्पत्ति से, और जिसका संबंध किससे है? राजपूतों की उत्पत्ति से। का संबंध राजपूतों के उत्पत्ति से है। किससे है? राजपूत की उत्पत्ति से। चलो, अब इसमें राजपूत की उत्पत्ति में कितने राजपूत का उदय हुआ? 4। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ऑलरेडी 2 पढ़ चुके हैं। प्रतिहार पढ़ चुके हैं, कहाँ? पक्षीय संघर्ष में। चालुक्य पढ़ चुके हैं। पढ़ने के लिए छोटा सा 2 ही ना बचा है, एक परमार, दूसरा चौहान भी पढ़ चुके हैं। चल उसको सिस्टमेटाइज कर देना है। लिखेंगे इस कड़ी में 4 राजपूत राज्य का उदय हुआ। इस क्रम में 4 राजपूत राज्य का उदय हुआ।
इस कड़ी में 4 राजपूत राज्य का उदय हुआ। पहला पहला लिखिएगा, चालुक्य। दूसरा प्रतिहार, प्रतिहार। दूसरा प्रतिहार, दूसरा परमार, और चौथा चौहान। चालुक्य हो गया, प्रतिहार हो गया। हाँ, अब है कौन? परमार, और परमार और चौहान तो को देखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले परमार। चारों की व्याख्या किससे हुई है? अग्निकुल से। अग्निकुल से कहा जाता है कि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया। यज्ञ से ये 4 की उत्पत्ति हुई थी, जिसकी व्याख्या पृथ्वीराज रासों में की गई है। व्याख्या कहाँ की गई है? अब हम लोग मूलतः परमार को देख ले पहले, तो लिखिए परमार वंश। परमार वंश, परमार। राजधानी थार। राजधानी थार। राजधानी थार। संस्थापक उपेंद्र। संस्थापक उपेंद्र। उपेंद्र। और इस वंश का, लिखिए इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजा भोज। राजा भोज को कहा गया जो सरस्वती का अवतार माना जाता, जो सरस्वती का अवतार माना जाता था। तो सरस्वती का अवतार माना गया। कौन? कौन? राजा भोज से सरस्वती का अवतार माना गया। बस परमार में इतनी बात याद रह जाए, तो यही अपने आप में क्या है? एक तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में ढेर सारी बातें हैं, गर्जनी गौरी में है, इसलिए बहुत ज्यादा तथ्यात्मक नहीं हो जाना है। याद आता है दूसरा वंश जो अभी तक अनटच है, वो है चौहान वंश। लिखेंगे चौहान वंश। चौहान वंश। चौहान वंश। राजधानी शाकंभरी और अजमेर। शाकंभरी और अजमेर। राजधानी शाकंभरी। शाकंभरी और अजमेर। शाकंभरी और अजमेर। प्रसिद्ध शासक अजयराज अजमेर बसाया। प्रसिद्ध शासक अजयराज अजमेर बसाया। और दूसरा कौन था? अरे हो ना, पृथ्वीराज तृतीय।
और दूसरा महत्वपूर्ण शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। क्या कौन था? कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसके विषय में सब बात पढ़े ही हो। के समय में 2 युद्ध हुए, भयानक और चंद्रवरदायी थे, यही तो याद रखना है मेन। इस तरह से चौहान भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। पृथ्वीराज तृतीय का नाम राय पिथोरा था, वो लिखवा ही दिए हैं। इस तरह से चौहान आपका क्या हो गया? तैयार। अब आइए, खत्म हो गया। अग्निकुल के अनुसार राजपूत राज्य खत्म हो गया, लेकिन राजपूत राज्यों में चंदेल तो जानना चाहिए। कहेंगे चंदेल, लास्ट है चंदेल, चंदेल, लास्ट है चंदेल, चंदेल। चंदेल के संस्थापक थे, पहले चंदेल लिखिए, स्थापक थे नन्नुक, 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 लिख दे क्या? नन्नुक। और महत्वपूर्ण शासक थे यशोवर्मन। और महत्वपूर्ण शासक थे यशोवर्मन। कौन वर्मन? यशोवर्मन। महत्वपूर्ण शासक थे यशोवर्मन। महत्वपूर्ण शासक थे यशोवर्मन, ठीक है। अब लिखिए, इस वंश की राजधानी खजुराहो और महोबा थी। इस वंश की राजधानी खजुराहो और महोबा थी। खजुराहो और महोबा थी। इस वंश की राजधानी खजुराहो और महोबा थी। इस वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि, चंदेल वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि, चंदेल वंश की सबसे बड़ी, तो चंदेल वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि, चंदेल वंश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर एवं कंदरिया महादेव का मंदिर एवं कंदरिया महादेव का मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर इस काल की विशिष्ट उपलब्धियां दर्शाता है। इस काल के विशिष्ट उपलब्धियों को दर्शाता है। इस काल के विशिष्ट उपलब्धियों को दर्शाता है। इस काल के विशिष्ट उपलब्धियों को दर्शाता है। बस, ठीक है। इतनी सी बात है तो आपको याद करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा पूर्व मध्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो। और अब हम लोग अगले सत्र से दिल्ली सल्तनत, तो 5 वंश है, तो बताए थे पहले दिन के पिक्चर में, मतलब जब मध्यकाल की शुरुआत कर रहे थे तो बताए थे कि पहला भाग पूर्व मध्यकाल है और दूसरा भाग दिल्ली सल्तनत है। तो भी हम लोग इसी सप्ताह समाप्त कर लेंगे। मुगल बचेगा। समझ रहे हैं कि धीरे धीरे पाठ्यक्रम आपके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
समय अनुसार टेस्ट वगैरह होता ही रहता है, होता ही रहेगा। इन शब्दों के साथ यही नहीं बूस्ट 5 बूस्टर फैक्ट ना, उसका तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। बूस्टर फैक्ट, पहला बूस्टर फैक्ट लिखिए। गहदवाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। गहदवाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। दूसरा, हिंद शब्द अरबों की देन है। हिंद शब्द अरबों की देन है। हिंद शब्द अरबों की देन है। इस्लाम का जन्म अरब में ही हुआ। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ। अरब में हुआ। बताओ जी बच्ची, हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान की प्राप्ति हुई कब और कहाँ हुई थी? पाल साहब का में कहाँ, उस गुफा का क्या नाम, कब हुआ था? देखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान 10 ईस्वी मक्का के हीरा नामक गुफा में हुई। 610 ईस्वी मक्का के हीरा नामक गुफा में हुई। हीरा नामक गुफा में हुई। क्या का जन्म का जन्म नहीं, गुफा ज्ञान। अबू रे बउआ रे हम ही पढ़लियो अभी हमरे कही छे। देख थोड़ा सा हमारा दिमाग दूसरे तरफ चला गया। कहती है सर जन्म नहीं हुआ था सर, था अभी थे हम, ज्ञान कहाँ मिला था, किस गुफा में? नेक्स्ट लास्ट लिख देंगे। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि स्कंद सेनापति, स्कंद सेनापति का था। स्कंद नामक सेनापति किसका था? गजनी का था कि गौरी का था? क्या फैक्ट है इतना जल्दी? स्कंद नामक सेनापति गौरी का था। गौरी का था। गौरी का था। क्या 4-5 छोटी छोटी बातें हैं और वो लिख दिए। लक्ष्मी आकृति है गौरी के सिक्के पे, फैक्ट होगी। और अब लिखी दिए हिंद शब्द किसने दिया? अरबों ने दिया। ये सब छोटे छोटे ज्ञान हैं जिस जानकारी पूर्व मध्यकाल में रहनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, एक क्वेश्चन रहता है कभी, एक या अधिकतम 2, क्योंकि कांची का पल्लव है, चोल है, हाँ सबसे भी कभी कभार क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए इतनी बात को पचा लीजिए और थोड़ा सा एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत रहेगा। बिल्कुल किसी एंगल से यदि कंसेप्चुअल भी पूछे, कैसे भी पूछे, तो आप बनाने रहेंगे। आज लाइव पर भी बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे पिछले दिन दिए गए थे, कल नहीं परसों, जैसे आज भी है, उसको भी अच्छे से बनाने का प्रयास करिएगा। एक स्किल भी मिलेगा कि आगे बढ़ने में आसानी होगी। आप लोग के लिए ओपन टेस्ट की भी बात कर दिए हैं, सूचना सब है ही।
और अपने विधि को आगे बढ़ाइए। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कक्षा ज्योग्राफी की कक्षा है। सबसे पहले आज खनिज संसाधन को हम पूरा करेंगे और खनिज संसाधन के बाद फिर हम उद्योग में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पूर्व मध्यकाल समाप्त हो गया है। कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करें। धन्यवाद। 10 मिनट का ब्रेक है।